छात्रों नमस्कार। आप पीछे जो एपिसोड्स थे उनमें अपन ने पढ़ा था कि कूलाम का नियम क्या है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कल तक अपन ने पढ़ा था कि जो कूलाम का नियम है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और आकर्षण या प्रतिकर्षण का यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उससे जो निकल के सूत्र आया था वो आया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर लगने वाला जो बल F है, ये F एक सदिश राशि है। तो इसका मतलब ये है कि कूलाम के नियम को अपन को सदिश में व्यक्त जो करना है उसे अपन आज देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए छात्रों, अगर अपन F पे वेक्टर लगाते हैं तो ये सदिश राशि, तो इधर भी कुछ ना कुछ सदिश होना चाहिए। अब K अपने आप में कांस्टेंट है, Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं, और आवेश एक अदिश राशि है। हालांकि उसकी प्रकृति धन और ऋण की होती है, लेकिन दिशा नहीं है, दिशा लगने वाले बल की हो सकती है बस। अब बीच की जो दूरी है R, ये R एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इस पे अपन वेक्टर लगा सकते हैं। पर अब समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि R पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए इस पे हम सदिश नहीं लगा सकते। तो कूलाम के नियम को सदिश निरूपण में व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास एकमात्र रास्ता रह जाता है कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R K। अब देखो यहां पर एक नई समस्या उत्पन्न होती है कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2। अब कूलाम का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकृति के हैं तो इनमें आकर्षण होगा। अब चलो मैं ये मान लेता हूं कि Q1 आवेश है, इसकी प्रकृति भी प्लस है, और Q2 आवेश है, इसकी भी प्रकृति प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया तो ये इस पर बल लगाएगा या ये इस पर लगाएगा, अथवा दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो इसे समझने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना होगा कि देखो, वास्तविकता तो ये कि बल तो दोनों पर लगाएंगे। तो Q2 ने Q1 पर जो प्रतिकर्षण का बल लगाया उसे मैं डिनोट कर रहा हूं R के द्वारा। बल जो है ना वो R के द्वारा नहीं होगा, वो F के द्वारा होगा, और लगने वाला जो बल है वो 1 पर है और 2 के कारण है, तो इसे लिखने का ढंग रहेगा F12 वेक्टर। इसका अर्थ है कि आवेश Q1 पर और Q2 के कारण बल लगा है, लेकिन जो Q1 आवेश है वो Q2 पर जो बल लगाएगा उसे लिखने का हमारा ढंग रहेगा F21, जिसका अर्थ होगा कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। और इसको आप याद इस तरह से कर लीजिए कि जैसे मैंने लिखा F21, तो पहले जो 2 लिख रहा है पर, और फिर बाद में जो 1 लिख रहा है के कारण, तो 2 पर 1 के कारण, और इसका मतलब है 1 पर 2 के कारण। अब मान लीजिए इनके जो स्थिति सदिश हैं वो Q1 का स्थिति सदिश है, वो R1 वेक्टर है, और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस बल का मान होगा
1 2 वेक्टर, और इसकी वैल्यू होगी k Q1 Q2 अपॉन R। अब पहले तो यार स्क्वायर था, लेकिन चूंकि अब इसको हम सदिश फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे R12 स्क्वायर और R12 के। छात्रों, आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी एकांक सदिश की वैल्यू जो होती है वो होती है वेक्टर अपॉन मॉडुलस, यानी किसी भी सदिश की दिशा और अपॉन उसका परिमाण। तो इस F12 वेक्टर को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R12। तो ये इसका परिमाण हो गया। अब परिमाण में या तो वेक्टर लगा करके और उसे मॉडुलस में लिखिए, और अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो वेक्टर भी हटाओ और मॉडुलस भी हटाओ, तो वो भी परिमाण ही होता है। तो इसको आगे लिख सकते हैं अपन F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉडुलस। इससे आगे लिखा जा सकता है कि F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और R12 वेक्टर। तो इस तरह से ये बल जो आया वो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या Q1 पर Q2 ही बल लगाएगा या Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, समान प्रकृति के आवेशों में यदि प्रतिकर्षण होता है तो Q1 Q2 पर भी लगाएगा और Q2 Q1 पर भी लगाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बल रहा Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, अब हम दोबारा डिफाइन करते हैं कि ये तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल रहा। अब Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, तो इस बल के लिए किस पर? Q2 पर। किसके कारण? Q1 के कारण। तो लिखने का तरीका रहेगा हमारा F21 वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कूलाम के नियम के अनुसार रहेगी Q1 Q2 अपॉन कूलाम के अनुसार R स्क्वायर रहेगी। लेकिन हम दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इसे लिखेंगे R21 स्क्वायर और R21 के। क्योंकि यहां पर कोई भी राशि ऐसी नहीं जिसमें मैं वेक्टर लगा सकूं, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था जो इकाई सदिश की होती है वो अपन पीछे भी यहां देख चुके हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉडुलस। बिल्कुल काम वही हो रहा है जो पीछे चला है।
अब F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, ये भी मॉडुलस ही है और ये भी मॉडुलस ही परिमाणी है उसका, तो इसे लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन R21। तो छात्रों इस तरह से ये जो लगने वाला बल है उसकी वैल्यूशन है F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 Q, ये स्क्वायर और एक घात ये रही और बगल में रहा R21 वेक्टर। तो ये बल रहा Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल और ये Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। लेकिन छात्रों इसको और आगे डेरिवेट करने के लिए अपन को सदिशों का त्रिभुज नियम, जिसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, उसे अच्छी तरह से समझना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R12 या R12 क्या होता है और R21 क्या होता है। तो देखिए R12 अलग से डिफाइन करता हूं इसको और फिर बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। R12 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 12 का मतलब 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, जिसकी डायरेक्शन है ये है R12 वेक्टर। अब छात्रों आप अच्छी तरह से यह बात जानते हो कि सदिशों का जो त्रिभुज नियम है उसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो उनका जो परिणामी होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा दिया जाता है, परंतु उसकी दिशा पीछे के दोनों जो सदिश थे उनकी विपरीत दिशा में रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो R2 देखो ये डायरेक्शन प्लस और आगे चलिए R12 ये डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन है और इधर ये देखा जाए तो ये विपरीत डायरेक्शन है। चलो इन बिंदुओं के नाम देता हूं, जैसे मैं O P और Q। तो यहां R12 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को चलना पड़ेगा त्रिभुज OPQ में। क्या इस त्रिभुज OPQ में R2 सेम डायरेक्शन प्लस R12 सेम डायरेक्शन, तो R2 प्लस R12 और इनका जो परिणामी होता है वो विपरीत दिशा में होता है, तो इक्वल टू R1। और छात्रों हमें जो वैल्यू निकालनी है वो R12 की निकालनी है। तो इस हिसाब से R12 वेक्टर की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर इस वैल्यू को उठा करके और मैं यहां पुट करूं तो F12 की जो वैल्यू निकल के आती है वो है K Q1 Q2 अपॉन R12 की वैल्यू। अब चूंकि इसको वेक्टर में ही लिखना है तो मॉडुलस लगा देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस और R12 वेक्टर। चाहो तो R12 वेक्टर को भी अपन R1 माइनस R2 लिख सकते हैं और इसका ये होल क्यू लगेगा ही। अब दूसरा फाइंड आउट करना है कि हमें इस F21 में जो बीच की दूरी है R21 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए छात्रों इसके लिए एक बार नई सिरे से त्रिभुज OPQ है, तो त्रिभुज OPQ में इसमें क्या देख रहे हो, बल है F21। इस F21 बल का जो सीधा सीधा अर्थ है
कि 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, अब 2 पर 1 प्रतिकर्षण का बल ही लगाएगा, तो डायरेक्शन तो इसकी ये रही, और इसे लिखेंगे अपन R21 वेक्टर। तो यदि हम त्रिभुज OPQ इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएं तो साफ दिख रहा है कि OP वेक्टर और PQ वेक्टर इन दोनों का योग और परिणामी जो होगा वो होगा PQ वेक्टर, यानी OP वेक्टर और प्लस PQ वेक्टर, और इनका जो परिणामी होगा वो होगा OQ वेक्टर। एक बार फिर देख लो, त्रिभुज नियम में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा निरूपित किया जाए और इनका क्रम एक ही रहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इनका जो परिणामी होता है वो तीसरी भुजा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और तीसरी भुजा की जो दिशा होती है वो उन दोनों सदिशों की विपरीत दिशा में होती है। तो ऐसी स्थिति में OP वेक्टर मींस R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर मींस R21 वेक्टर इक्वल टू OQ मींस R2 वेक्टर। और छात्रों, हमें जो वैल्यूएशन निकालनी है वो R21 वेक्टर की निकालनी है, तो यहां से R21 वेक्टर की जो वैल्यू रही वो रही R2 माइनस R1 वेक्टर, और इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो लगने वाला जो बल है F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका होल क्यूब, और R21 वेक्टर भी लिख सकते हो इसको, और अगर चाहो तो इसको R2 माइनस R1 भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है तो वेक्टर ही। तो ये आपकी इच्छा है, अगर लिखना है तो इसको R2 माइनस R1 लिखना, या ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छात्रों, इस तरह से अपन ने आज समझा कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस तरह से किया जा सकता है। एक बार थोड़ा सा और देख लें तो उसमें देखो यही है निष्कर्ष, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल जो लिया है वो समान प्रकृति के आवेश लिए हैं और प्रतिकर्षण का एग्जाम्पल लिया है। अब इसी को अगर चाहें तो आकर्षण के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, आकर्षण का एग्जाम्पल क्या कहता है, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, P और Q बिंदुओं पर स्थित है। अब मैं मान रहा हूं, मान लो प्लस का Q1 और माइनस का Q2, तो अब की बार ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो हमें जो तीर के निशान जो लगाने हैं वो आकर्षण के हिसाब से लगाने होंगे, और यदि ये आकर्षण के हिसाब से लगाने होंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए, P Q को आकर्षित करेगा या Q P को आकर्षित करेगा। सीधा सा जवाब है कि जब आकर्षण का बल ही लग रहा है तो दोनों ही आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि P आकर्षित करता है Q को, P आकर्षित करता है Q को, या Q आकर्षित करता है P को। तो इसमें हम तीर का निशान कैसे लगाएंगे, तो देखो, जब Q ने P को प्रतिकर्षित किया तो इधर निशान लगा था, और जब Q P को आकर्षित करेगा तो ये निशान इधर लगेगा।
और जब ये निशान इधर लगा तो ऐसी स्थिति में यहां अपन इनके बीच की दूरी जो लिखेंगे वो उस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा बल किस पे लग रहा है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं P के कारण Q, या P तो बिंदु है, अपन ऐसा लिखते हैं प्लस Q1 आवेश के कारण माइनस Q2 आवेश पर लगने वाला बल। Q1 आवेश के कारण और Q2 आवेश पर लगने वाला बल, तो इसे लिखने का ढंग रहेगा किस पर, तो 2 पर, किसके कारण, तो 1 के कारण, और बल की जो वैल्यू होगी कूलाम के नियम के अनुसार K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 के। तो F21 की जो वैल्यू रहेगी वो सेम जैसा कि अपन ने पीछे देखा था, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉडुलस ही हो गया ये। तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। यहां तक तो अपन पहले भी कर चुके थे, लेकिन यहां R21 की जो वैल्यू निकालनी है वो है मेन चीज। तो देखो R21 की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R21 वेक्टर। तो छात्रों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने जो दिशा लगा रखी है ये R21 के हिसाब से लगा रखी है, और त्रिभुज O P और Q को देखें तो ये दो सदिश एक ही दिशा में R1 और R21, और इधर जो R2 वेक्टर है ये विपरीत दिशा में। तो त्रिभुज OPQ में क्या है, OPQ में R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी R2 माइनस R, वैल्यू वही निकलेगी पुरानी वाली, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा आकर्षण में क्या होता है प्रतिकर्षण में क्या होता है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार दोबारा करवा दिया है। तो F21 वेक्टर की जो वैल्यू रही वो रही K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। सेम इसी प्रोसेस से अपन Q2 आवेश पर और Q1 के कारण लगने वाला जो आकर्षण का बल है उसकी गणना भी कर सकते हैं। चलो यहां देख लेते हैं। माइनस Q2 आवेश के कारण प्लस Q1 आवेश और लगने वाला बल।
तो लिखने का ढंग क्या रहेगा, Q2 आवेश के कारण Q1 पर, यानी किस पर, तो 1 पर आंसर निकलता है। और किसके कारण, तो 2 के कारण। तो इसे लिखने का ढंग रहेगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। अब कैप मीन्स वेक्टर अपॉन मॉडुलस। तो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉडुलस। इट मीन्स F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और R12 वेक्टर। अब R12 का मान निकालना है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R12 वेक्टर। तो देखिए छात्रों, जब R21 इस दिशा में है तो R12 विपरीत दिशा में होगा, इसलिए चित्र में डायरेक्शन को चेंज करिए और इसे लिखिए R12 वेक्टर। अब वही त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या देख पा रहे हो, एक OPQ में R2 और R12 ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और जबकि R1 जो है वो इसके विपरीत डायरेक्शन में। तो R2 प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस वैल्यू को उठा करके वापस वहां पुट कर दीजिए, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, इसका मान रखना है R12 का, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई R12 वेक्टर। चाहो तो आप इसकी भी वैल्यू रख सकते हो। तो इस तरह से फाइनली ये लगने वाला जो बल आया वो 1 पर 2 के कारण होगा, और फाइनली लगने वाला ये जो बल आया वो 2 पर यानी Q2 पर और Q1 के कारण रहा। तो छात्रों, इस तरह से आपने ये देखा कि कूलाम के नियम में लगने वाला जो बल है उस बल का अपन सदिश निरूपण इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, क्योंकि जहां बल है, जहां दिशा है, तो बल तो लगने वाले एक से अधिक भी हो सकते हैं, और अगर लगने वाले बल एक से ज्यादा हुए तो ऐसी स्थिति में वहां अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा। तो आज अपन ने पढ़ लिया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और अगले टॉपिक में अपन अध्यारोपण के सिद्धांत को बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे। छात्रों, अगर आपको यह लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, घर पे भी टाइम दीजिए, और इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, उन क्लासों में भी आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।